हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर मंथ के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर हैं, जिसका पार्ट 1 है। इसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट एनसीआरबी के द्वारा जारी की जाती है। पहले तो आपको ये याद रखना है, और उसके बाद पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पर रहा। कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात अगर हम करें तो हो जाएगी मुंबई। और ये राज्य जो है आत्महत्या के मामले पर शीर्ष पर रहा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराष्ट्र वो राज्य है जो आत्महत्या के मामले पर शीर्ष पर रहा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष में होता है। इस बार ये जो हुआ है 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि किस शहर में आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 6 दिसंबर को दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे पहले 2018 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस समय इस शिखर सम्मेलन की जो आयोजन किया गया था, इसकी मेजबानी रूस ने की थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। लेकिन इस वर्ष ये वार्षिक शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इस वर्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आए हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत तथा रूस के मध्य बहुत सारे समझौते हुए हैं। और भारत और रूस के मध्य जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला समझौता वो हुआ है, आप इसे नोट करते हुए चले, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य 2 समझौते बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। पहला समझौता ये हुआ है कि दोनों पक्षों ने भारत तथा रूस, दोनों पक्षों अर्थात भारत तथा रूस ने 2025 तक कब तक 2025 तक 30 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता पर हस्ताक्षर। तो आप देख सकते हैं कि ये वार्षिक शिखर सम्मेलन जो हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है, 6 दिसंबर को हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आए और दोनों पक्षों के बीच 2025 तक 30 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों के मध्य, भारत तथा रूस के मध्य समझौता जो हुआ है वो ये हुआ है कि भारत के आप कमेंट्स में ये बताएंगे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस समय, और जो आंसर सही देगा उनके आंसर्स को कल हम अपने वीडियो में बताएंगे। तो आप बताइएगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय के मंत्री इस समय कौन है। तो भारत के रक्षा मंत्रालय तथा रूस के रक्षा मंत्री के मध्य हुआ है
ये समझौता क्या हुआ है? समझौता ये हुआ है कि भारत रूस से 6 लाख बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में AK-203 राइफल को खरीदेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में भारत रूस से AK-203 राइफल को खरीदेगा। ये असॉल्ट राइफल है और बहुत ही अच्छी किस्म की राइफल है जो भारत खरीदेगा। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो राइफल्स हैं ये भारत में ही बनेंगी। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भारत और रूस के बीच जो ये समझौता हुआ है राइफल को खरीदने का, ये राइफल भारत में ही बनेंगी। और भारत में कहाँ बनेंगी? तो हमारे उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बनेंगी। उत्तर प्रदेश अमेठी जिले में बनेंगी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है कि ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कि 2025 तक 30 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इस सम्मेलन में जो हस्ताक्षर हुआ है वो ये कि भारत रूस से जो राइफल खरीदेगा वो भारत के यूपी के अमेठी जिले में ही बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने उम्मीद करते हैं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने के लिए ये बात जरूरी है कि आप ये देख लीजिएगा कि किस डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों शब्द किसी न किसी डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो पहले आपको इसका उत्तर बता देते हैं। इसका आंसर है परसिवरेंस। परसिवरेंस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता या लगन। वहीं बात करें कि वैक्सीन शब्द, वैक्स शब्द और एनएफटी शब्द को भी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अगर वैक्सीन शब्द की बात करते हैं तो वैक्सीन शब्द को मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। परसिवरेंस को हमने बता दिया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से। और वैक्स शब्द को अगर देखा जाए तो वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शब्द ऑफ द ईयर चुना गया है। और डी अगर देखा जाए एनएफटी शब्द को, तो एनएफटी शब्द को कॉलिंसन डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आप याद रखिएगा, कैम्ब्रिज के अगर पूछा जाए तो आप उत्तर परसिवरेंस लगाइएगा। अगर वैक्सीन शब्द पूछा जाता है तो मेरियम वेबस्टर, वैक्स शब्द पूछा जाता है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और एनएफटी शब्द पूछा जाता है तो कॉलिंसन डिक्शनरी के अनुसार चुना गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में इंडोनेशिया के किस पर्वत पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? फ्रेंड्स, ये जो पर्वत पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, और आपने हो सकता है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी पढ़ा हो, क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ था बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था, जिसमें 34 लोगों की जान चली गई थी। तो इसीलिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा और चर्चा में रहा। और आप जानते हैं जो क्वेश्चन करंट अफेयर चर्चा में रहते हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। अगर कंट्री पूछी जाए तो इंडोनेशिया है, लेकिन पूछ रहा है कि ये कौन सी पर्वतमाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट सुमेरु।
फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये इंडोनेशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पर। और माउंट सेमेरू की बात करें तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशिया में जिस पर्वत पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वो कौन सी पर्वत है? माउंट सेमेरू है। ये एक्टिव वॉल्केनो है और यहाँ ये सबसे हाईएस्ट है। और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जावा द्वीप है। मैप में अगर आप इंडोनेशिया का मैप देखते हैं तो ये जावा द्वीप है और यहीं पर ये स्थित है ये माउंट सेमेरू, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसमें 34 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक भी है और इस पर अभी हाल ही फिलहाल में ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पूछा गया है कि हमारे भारत की जो नौसेना है उसकी 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको बता दें कि 25वें पूछा है तो इससे पहले कोई रहे होंगे। अगर 24वें पूछ लेता है तो वो हमारे थे एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह थे जो कि रिटायर्ड हो गए हैं। इनके स्थान पर जो नए 25वें अध्यक्ष चुने गए हैं वो आंसर आपका हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। ये रही उनकी तस्वीर। इन्हें भारत नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पूर्व अगर पूछे तो ये थे। और अगर पूछा जाए कि इस समय भारत में पूछा जाए कि मनोज मुकुंद नरवणे ये किस सेना के अध्यक्ष हैं, तो ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं। और अगर राकेश भदौरिया को पूछा जाए तो ये हमारे वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो अभी अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर एडमिरल आर हरि कुमार है, जिन्हें 25वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, सभी पात्र नागरिकों को कोविड-19 टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि सभी पात्र यानी कि 18 वर्ष से ऊपर आयु के जितने भी नागरिक हैं उनको कोविड-19 का टीका लगाने वाला यानी दोनों खुराक देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, यानी जहां पर 100% टीकाकरण हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर 100% टीकाकरण कर दिया गया है। अगर जबकि इम्पोर्टेंट बात ये देखी जाए कि अगर नगर की यानी शहर की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर वो पहला शहर था। जहां पर सबसे पहले 100% कोविड-19 टीकाकरण किया गया था, यानी कि भुवनेश्वर पहला नगर था जहां पर 100% कोविड-19 टीकाकरण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2021 का बैलोन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, फुटबॉल जगत में ये अवार्ड सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कहा जाता है और ये पूछा गया है कि इस वर्ष यानी 2021 को ये अवार्ड से सम्मानित किस फुटबॉल खिलाड़ी को किया गया है? तो आपके ऑप्शन रहे लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी नेमार, डी मोहम्मद सालेह। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी।
फ्रेंड्स बता दें कि ये देखिए इनकी तस्वीर है, ये है लियोनेल मेसी, जिनको इस अवार्ड बैलोन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ये सातवीं बार इस अवार्ड को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपके इनके बारे में आपको बस इतना ही पता लगाना, इतना ही जानकारी रखना है कि बैलोन डी ओर अवार्ड किसने जीता। तो ये लियोनेल मेसी ने जीता, कि जो कि अर्जेंटीना के हैं और ये 7वीं बार ये अवार्ड जीतने वाले हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? फ्रेंड्स आपको पहले बता दें कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, इसके हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नया डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें 2 पोस्ट होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक पोस्ट होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की और दूसरी पोस्ट होती है, सेकेंड पोस्ट जो मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है, इसका ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, ओकोंजो इवेला, सोमा मंडल और नीना गुप्ता। फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा, आप देखिए कि गीता गोपीनाथ है, गीता गोपीनाथ। फ्रेंड्स आपको बता दें कि गीता गोपीनाथ भारत मूल की हैं, ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गीता गोपीनाथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली IMF में प्रथम महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं, प्रथम महिला हैं। और साथ ही साथ ये IMF में प्रथम महिला अर्थशास्त्री भी रही हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम महिला अर्थशास्त्री भी रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा गीता गोपीनाथ। और वहीं अगर बात करें तो इसके इस पोस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पद होता है, तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो भी एक महिला हैं जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखिएगा, IMF की नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किससे चुना गया है? तो गीता गोपीनाथ को। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया को। वहीं अगर ऑप्शन में बात करें तो ये 2 ऑप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओकोंजो इवेला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वहीं सोमा मंडल की बात करें तो ये सेल, भारत में जो सेल है नवरत्न कंपनी, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नवा क्वेश्चन ये रहा, वर्ष का 21वां फार्मूला 1 रेसिंग सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस राइडर ने जीता है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये फार्मूला 1 रेसिंग साल भर में 22 होते हैं, जिसमें से ये 21वां है। 21वां का पूछा है कि इसका खिताब किस राइडर ने जीता है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन हैं जो इसके विनर हैं। वहीं अगर पूछा जाए ओवरऑल और अभी लास्ट जो हुआ है हाल ही में 22वां, इसके
कौन विजेता बना है? तो इसके विजेता बने मैक्स वर्स्टेपेन, जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन को लगातार 7वीं बार ये जीत रहे थे, लेकिन इस बार मैक्स वर्स्टेपेन ने इनकी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और वो विनर बन गए हैं। इस क्वेश्चन का अगर पूछा जाए तो इसका आंसर लुइस हैमिल्टन हो जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल 22वां पूछा जाए तो वो मैक्स वर्स्टेपेन होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, 6 दिसंबर को किन 2 राष्ट्रों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आरंभ हुआ? तो किन दो, यहां पर पूछा है कि किन 2 राष्ट्रों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण, 11वीं बार जो ये आरंभ हुआ है, किन 2 राष्ट्रों के मध्य आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर होगा, फ्रेंड्स आपको बता दें, इसका आंसर होगा भारत तथा मालदीव। क्या होगा इसका आंसर? भारत तथा मालदीव। मालदीव और भारत के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। और अगर आपको बता दें कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, कि अभी हाल ही में दोस्ती, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास जो है, दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि दोस्ती सैन्य अभ्यास जो हाल में बहुत चर्चा में रहा, वो किन राष्ट्रों के मध्य हुआ है? तो इसमें 3 राष्ट्र थे। एक तो अपना भारत था, दूसरा मालदीव था, और तीसरा की बात करें तो श्रीलंका शामिल था। इन तीनों राष्ट्रों के मध्य दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास हुआ। और अगर इसका आंसर पूछा जाए 11वां संस्करण, तो भारत तथा मालदीव के मध्य हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन में टॉप पर कौन सी महिला रही? यानी कि फॉर्च्यून इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें मोस्ट पावरफुल वुमेन में टॉप पर, शीर्ष पर कौन सी भारतीय महिला रही, उनका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। इन्हें ही मोस्ट पावरफुल वुमेन का अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि 2nd नंबर पर कौन रही, तो 2nd नंबर पर नीता अंबानी, रिलायंस कंपनी की अध्यक्ष नीता अंबानी रही। और वहीं अगर तीसरी बात की जाए कि तीसरे नंबर पर कौन रही, सौम्या स्वामीनाथन रही, जो WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय मूल की हैं, ये वहाँ पर वैज्ञानिक हैं। तो ये तीसरे स्थान पर रहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, किस देश ने FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता? जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के खिताब किस देश ने जीता, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बता दें कि इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी जो की है वो हमारे भारत ने की है। और भारत में भी कहाँ? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि विजेता की बात करी जाए तो अर्जेंटीना की टीम इसमें विजेता रही। और अगर पूछा जाए कि किसे हराकर अर्जेंटीना विजय रही, तो जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना जीती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न जवाद चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने रखा? फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी में जवाद चक्रवाती तूफान है, इसका नामकरण के बारे में पूछा है कि इसके नामकरण को किस देश ने रखा है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने
जवाद नामक चक्रवाती तूफान का नामकरण किया। अगर देखा जाए तो यहाँ हर जो कंट्री है वो इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान ने किस चक्रवाती तूफान का नाम रखा, तो पाकिस्तान ने गुलाब चक्रवाती तूफान का नाम रखा। वहीं अगर ओमान पूछा जाए तो ओमान ने यास चक्रवाती तूफान का नामकरण किया। और म्यांमार अगर पूछा जाए तो म्यांमार ने ताउते तूफान जो आया था उसका नामकरण किया था। तो आप याद रखिएगा, ओमान अगर पूछे तो यास, पाकिस्तान अगर पूछे तो गुलाब, और सऊदी अरब पूछे तो जवाद, और म्यांमार पूछे तो ताउते। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। आपको बता दें कि ये हॉर्नबिल एक चिड़िया है जो कि केरल की राज्य पक्षी है। केरल की राज्य पक्षी है। और अगर पूछा जाए कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर से शुरू होता है, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस है। उसी दिन से ये हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू होता है और 10 दिनों तक लगातार चलता है। वही अगर पूछा जाए कि केरल का अगर पूछा जाए कौन सा फेस्टिवल है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो केरल का हो जाएगा ओनम। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया गया है, ट्यूलिप फेस्टिवल। और अगर पूछा जाए तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हमारा तमिलनाडु में अगर आपसे पूछ लेता है तो पोंगल। कौन सा? पोंगल। तो आप याद रखिएगा, हॉर्नबिल नागालैंड, केरल ओनम, जम्मू एंड कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल और तमिलनाडु में पोंगल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। हमारा अगला प्रश्न ये देखिए, इस तरह से ये मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। यहाँ पर पूछ रहा है, विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। ये हैं जिनको विश्व बैडमिंटन संघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा विनिर्माण हब कौन सा राज्य बन गया है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया है कि महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर विनिर्माण हब में कौन सा राज्य शीर्ष पर चला गया है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। गुजरात वो राज्य है कि महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर विनिर्माण हब में सबसे आगे हो गया, क्योंकि गुजरात ही वह राष्ट्र है, जो आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाने वाला सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाने वाला राज्य था। इसी वजह से यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति बहुत तेजी से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत के उपराष्ट्रपति ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब कोई भी पुस्तक ऐसी हो कि जिसे भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति ने विमोचित किया हो, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको इस पुस्तक का नाम भी याद रखना है और इसके राइटर का भी नाम याद रखना है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। ये शुर नहीं है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश। ये जो है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष भी हैं। हमारा रेडियो जो है भारत का, प्रसार भारती, उसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि नरोत्तम सेकसरिया ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरोत्तम सेकसरिया जो है अंबुजा सीमेंट जो है इन्हीं की है, इन्हीं उसी के ओनर हैं। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी है, द
अंबुजा स्टोरी, ये इनकी आत्मकथा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि अयाज मेनन ये जो है ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में रही। इन्होंने लिखा है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडिया क्रिकेट फ्रॉम 1947। इंडिया इनिंग्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, इनिंग्स नामक पुस्तक लिखी है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसका उत्तर देखा जाए तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं, रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया? कौन से अवार्ड से? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, इसे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो इस बार इस अवार्ड को पाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां के गवर्नर को ये अवार्ड से सम्मानित किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय सरकार अनुसूचित छात्रों के लिए हाल ही में तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, भारतीय सरकार अनुसूचित छात्रों के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? फ्रेंड्स, ये योजना है जो अनुसूचित छात्रों के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, जिसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी आपको। इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप सर्च कीजिए और इसका उत्तर कीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो आपकी ये ऑप्शन है, आप इसको सर्च करके कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया? SW हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस से कितनी लड़ाकू राफेल विमान खरीद रहा है? पूछ रहा है कि संयुक्त यूएई ने फ्रांस से कितने लड़ाकू राफेल खरीदे हैं। जिस तरह भारत ने 36 राफेल खरीदे थे फ्रांस से, उसी तरह से यूएई ने भी फ्रांस से लड़ाकू राफेल खरीदे हैं। तो पूछा है वो कितने खरीदे हैं, तो इसकी संख्या जो है वो 80 है। अब तक की राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला ये सबसे बड़ा देश हो गया है। 80 राफेल लड़ाकू विमान इसने खरीदा है, जो कि $19 में खरीदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, मगदेलेना एंडरसन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? ये एक नाम है मगदेलेना एंडरसन। पूछा है कि पहली बार वहां पर जो प्रधानमंत्री बनी है महिला, वो कौन से देश की हैं? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वीडन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मगदेलेना एंडरसन बन गई हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई पहला आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मगदेलेना एंडरसन बन गई हैं। तो अब मेरा अगला प्रश्न ये रहा, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में, अगर आप कहिए तो मैं दिखा दूंगी स्क्रीनशॉट उसके, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि टीचिंग एग्जाम में, मेरे खुद के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। जो डिसेबल पर्सन रहते हैं उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए ये दिन है, और उनके लिए सुविधाओं को देखते हुए ये दिन को मनाया जाता है, और उनके बारे में कुछ विशेष कार्यक्रम जारी किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, वर्ष 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 समिट की मेजबानी करेगा? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं कि G20 समिट हो या COP26 सम्मेलन हो, इन सब से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये G20 समिट की मेजबानी के बारे में पूछ रहा है कि 2023 में कौन करेगा।
तो आपको बताना चाहूँगी कि इसका आंसर हो जाएगा भारत, सी इंडिया। इंडिया है जो कि 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा। फ्रेंड, आपको और एक बात बता दें कि अभी करंट में एक और क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो कि जी ट्रोयका क्या है। तो फ्रेंड, जी ट्रोयका वो होता है कि जिसमें वर्तमान में जो राष्ट्र G20 की मेज़बानी कर रहा है, जो पहले कर चुका है और जो आगे करेगा, यानी कि जो आने वाले वर्ष में करेगा बाद में। तो इन तीनों राज्यों को मिलाकर जी ट्रोयका बनाया गया है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो G20 की सम्मेलन की जो मेज़बानी कर रहा है वो इंडोनेशिया कर रहा है। और इससे पहले अभी आपने हाल में देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री गए भी हुए थे। तो इससे पहले इटली के हाथ में इसकी मेज़बानी थी और 2023 में भारत करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी ट्रोयका क्या है, तो इसमें यही 3 राज्य आएंगे, इटली, इंडोनेशिया और भारत जी ट्रोयका के सदस्य हो गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। 2023 में हमारा देश भारत G20 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि BSF ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया। BSF जो है भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा करता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो उसका आंसर आप हमें होमवर्क में मैंने दिया, कमेंट्स में आप बताएंगे कि वर्तमान में BSF के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आपके पास कितने होमवर्क हो गए? आपके पास 2 होमवर्क हो गए। एक ये कि अनुसूचित जाति के लिए जो कार्यक्रम हुआ है वो बताना है आपको, और एक आपको बताना है कि BSF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न आपका ये रहा, हाल ही में असम सरकार के द्वारा राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव किसको प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि असम सरकार ने अपने राज्य में नागरिक सम्मान देने का फैसला किया। जिस तरह से भारत में भारत रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, उसी तरह से असम सरकार ने भी अपने के यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। तो इसमें असम ने 3 प्रकार के सम्मान देने की घोषणा की है। पहला दिया है असम वैभव, और दूसरा दिया है असम सौरभ, और तीसरा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान रहेगा असम गौरव। ये 3 सम्मान दिए जाएंगे। तो ये सबसे सर्वोच्च जो है जो किसे दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बी ऑप्शन रतन टाटा को दिया गया है। किसे दिया गया है? रतन टाटा को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि असम राज्य में कैंसर मरीजों के उपचार के लिए इनके योगदान को देखते हुए असम सरकार ने इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है, और ये सम्मान रतन टाटा को उनके असम में कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए दिया जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो असम में दिया गया है वो असम सौरभ है, और इसे लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, इस वजह से इनको भी दिया गया है ये सम्मान। तो आप याद रखिएगा, असम वैभव अगर आपसे पूछता है तो रतन टाटा, और अगर असम सौरभ की बात करता है तो लवलीना बोरगोहेन वो खिलाड़ी हैं जिन्हें कि यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसी के साथ आज का ये आखिरी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसी के साथ ये आज का आखिरी प्रश्न था। आपको 2 होमवर्क दिए गए हैं, उनका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इसी तरह की क्वालिटेटिव वीडियो पाने के लिए आप रोज़ हमारे चैनल पर आइए, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।